आइए गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की राजनीति में बड़ा फेरबदल हो गया है और इसका असर माना जाता है सिर्फ गुजरात ही नहीं पूरे देश पर पड़ने वाला है। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के नए सीएम बन गए हैं। भूपेंद्र पटेल ने आज दोपहर 2:20 पर गांधीनगर के राजभवन में सीएम पद की शपथ ली। भूपेंद्र पटेल प्रदेश के 17वें सीएम बने हैं। आज सिर्फ भूपेंद्र भाई पटेल का ही शपथ ग्रहण हुआ है। उनके अलावा ना तो कोई डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण हुआ और ना ही किसी मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रुपाला और प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आए थे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर थे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इन सबके बीच बताया जाता है डिप्टी सीएम नितिन पटेल खुद को सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज थे। लिहाजा शपथ ग्रहण से पहले आज सुबह भूपेंद्र भाई पटेल ने अहमदाबाद में नितिन पटेल के घर जाकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद नितिन पटेल ने कहा, भूपेंद्र पटेल मेरे पुराने पारिवारिक मित्र हैं। आइए आपको पहले शपथ ग्रहण की एक झलक दिखाते हैं। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे समर्थन करीश, अखंडतानु समर्थन करीश। तो ये हैं गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र भाई पटेल। खैर, गुजरात में इस वक्त सीएम बदलने की ठोस वजह का जवाब शायद ही किसी के पास हो। कयास कई लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के इस कदम पर कांग्रेस की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, सिर्फ चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। जरा सुनिए। सर, चेहरा बदलने से क्या जीत भी मिलेगी क्या बीजेपी को? देखो, चेहरा बदलने से चाल चलन और चरित्र नहीं बदलता है, ना ही लोगों का मूड बदलेगा। ये साफ है कि पूरी तरह से भाजपा सेंट्रल की और स्टेट की दोनों विफल रही है और इसीलिए उनको अपने खिलाफ का गुस्सा दूसरी ओर मोड़ने के लिए इस सिर्फ चेहरा बदलने की, डूबता हुआ तिनके को पकड़ते हैं। ये उसी की एक कोशिश है, पर इससे फायदा नहीं होगा उनको। अब गुजरात चुनाव को लेकर एक और चर्चा तेज हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बार बार खबर बीजेपी के अंदर से यह आ रही है कि बीजेपी गुजरात में अगले साल दिसंबर के बजाय 10 महीने पहले, यानी कि फरवरी आने वाला है, उसमें ही विधानसभा चुनाव करा सकती है गुजरात में। यानी यूपी का जो चुनाव आ रहा है उसके साथ ही गुजरात का भी चुनाव हो सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी यूपी और गुजरात में एक साथ चुनाव की तैयारी कर रही है। यूपी में अगले साल आपको पता ही होगा फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं, जबकि गुजरात विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2022 तक का है। हालांकि इस पर किसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन गुजरात कांग्रेस इसके लिए लगता है तैयार बैठी है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल से बात की थी। हार्दिक पटेल कहते हैं, जब चाहे चुनाव हो जाए कांग्रेस तैयार है। साथ ही हार्दिक पटेल यह भी बोले, इस बार कांग्रेस 2/3 से ज्यादा बहुमत जीतेगी गुजरात में। हार्दिक, आप चुनाव के लिए तैयार हैं? कांग्रेस पार्टी गुजरात में चुनाव के लिए तैयार है? क्योंकि खबरें आ रही हैं बीजेपी यूपी में होने वाले असेंबली इलेक्शन के साथ गुजरात में भी चुनाव करा सकती है। आप तैयार हैं और क्या आप इस फैसले का स्वागत करेंगे? जब भी चुनाव करवाना चाहे सरकार, हम पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हमारे साथ जनता का प्यार और जनता की मोहब्बत है। हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करना जानते हैं। हम जाति आधारित राजनीति को लेकर या धर्म आधारित राजनीति को लेकर नहीं, लेकिन मेरे प्यारे 6.5 करोड़ गुजरातियों के हितों के लिए जो भी राजनीति होगी वो सड़क पर भी करेंगे, असेंबली में भी करेंगे। किसी से डरते नहीं है। चुनाव जब भी आ जाए, सामने कोई भी हो, हमें तो हमारे महान गुजरातियों के हितों की राजनीति करनी है। आज अगर इलेक्शन हो जाए गुजरात में हार्दिक, तो क्या नतीजा रहेगा? कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की और कितनी बीजेपी की आएंगी? देखिए, मैं नौजवान हूं, थोड़ा गर्मजोश वाला हूं, तो मैं जो भी बात करूंगा आपको यही लगेगा कि हार्दिक इतनी ताकत से क्यों बोलता है। लेकिन एक बात है, जब मैं 2017 में, मेरी उम्र भी नहीं थी और मैं सत्ता के खिलाफ लड़ रहा था, 25 साल की उम्र थी। आज मैं 27-28 साल का हो चुका हूं। एक बात तो है कि हम लड़ेंगे भरपूर, और मेरा जो भरोसा है, जो मेरा विश्वास है, जो मेरी मेहनत है और हमारी पूरी पार्टी
गुजरात के अंदर, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो, गांव तक जाते, बूथ तक जाते, हम ये वादा कर सकते, दावा कर सकते और विश्वास दिला सकते मानव जी कि 2/3 बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बनाएंगे, गांधी और सरदार के मूल्यों को मजबूत करेंगे। कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन जानकारों की माने तो बीजेपी ने जो सीएम बदला है उसकी वजह अगला चुनाव ही है। माना जा रहा था गुजरात के पाटीदार समाज के लोग बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी ने नाराज पाटीदारों को मनाने के लिए ही भूपेंद्र पटेल को अब सीएम बना दिया है। दरअसल प्रदेश में पाटीदारों की कुल आबादी 12 से 14% है। कई सीटों पर पाटीदार मतदाता हार और जीत तय करते हैं। पाटीदार समाज की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए। प्रदेश का हर तीसरा विधायक पाटीदार समाज से आता है। तकरीबन 80-90 विधानसभा सीटों पर पाटीदारों का, इस समाज का प्रभाव है। 71 निर्वाचन क्षेत्रों में तकरीबन 15% मतदाता हैं पाटीदारों के। मौजूदा वक्त में 182 में से 44 एमएलए पाटीदार समाज से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी के 1/3 विधायक पाटीदार समाज से हैं। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव से पाटीदारों का वोट शेयर बीजेपी के लिए कम हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को पाटीदारों का 60% वोट मिला, 2017 के चुनाव में यह घटकर 49% के आसपास रह गया था। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा है। आप भी सोच रहे होंगे, गुजरात में यूपी के साथ चुनाव कराएगी बीजेपी और गुजरात में नया सीएम मास्टर स्ट्रोक है या फिर डैमेज कंट्रोल? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से संजू वर्मा आ गई हैं, कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। मेरे साथ इसी के अलावा प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर अजीज खान आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ आज धीमंत पुरोहित को आप देख रहे हैं, टीवी के पुराने पत्रकार हैं, गुजरात की राजनीति पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। स्वागत है धीमंत, पहली बार आप मेरे शो पे आ रहे हैं, वेलकम। पहले संजू आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। संजू, अब ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी सीएम नहीं बदलती तो इंटरनल सर्वे पार्टी का यह कह रहा है कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, इसीलिए आपने सीएम को बदल दिया और यह डैमेज कंट्रोल है। आपने पाटीदार समाज के से सीएम इसीलिए बनाया है। मानव जी, कांग्रेस मुझे याद दिलाती है मुंगेरी लाल की। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस को देखने की आदत हो गई है। मुझे लगता है शुतुरमुर्ग की तरह कांग्रेस अपना सर जमीन के नीचे धंसाकर जो रियलिटी है, रियलिटी चेक करना ही नहीं चाहती। मुझे एक बात बताइए, 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले मुझे याद है हर किसी ने कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी वेव के चलते बीजेपी की हार निश्चित है। माना कि हम जितना चाहते थे उतनी सीटें हमने नहीं हासिल की, पर फिर भी 99 आउट ऑफ 182 99 सीटें हमने जीती 182 से। और एंटी इनकम्बेंसी वेव का बिल्कुल भी कांग्रेस इसका फायदा नहीं उठा सकी। अभी 2017 की बात छोड़िए, अभी कुछ महीने पहले जो लोकल बॉडी पोल्स हुए थे, आपको याद होगा 584 सीटों के लिए हुआ था। याद दिला दूं, 584 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? 472 के लगभग। कांग्रेस को कितनी मिली? 55 सीटें 584 से, मतलब कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 9.4% और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 81% के लगभग। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है वो गुजरात में कम होता दिख रहा है, इसीलिए मुख्यमंत्री को बदला गया, यह सरासर गलत है। आप खुद जानते हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। प्रधानमंत्री से लेकर बूथ स्तर पर जो एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता काम करता है, पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी जब भी चाहे लोगों की जिम्मेदारियां पॉइंट नंबर 1 बदल सकती है। पॉइंट नंबर 2, आप देखिए विजय रूपाणी जी ने खुद त्याग पत्र देने के बाद, इस्तीफा देने के बाद कहा कि मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। और मैं पार्टी में कोई भी नई जिम्मेदारी मिली उसको नई ऊर्जा के साथ, नई उत्साह के साथ और निर्णायक ढंग से उसका मैं पूर्ण तरीके से उसका मैं अपनी जो मान लिया, मैंने मान लिया। लेकिन आप ही बता दीजिए फिर सीएम क्यों बदला? कोई तो वजह होगी।
मानक जी, मुझे एक बात बताइए कि सीएम बदलने का प्रेरोगेटिव ये भाजपा का है, हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी। हमने तो कभी नहीं, बिल्कुल आपका है। नहीं, बिल्कुल आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्यों? एक मिनट, नहीं, एक मिनट। हाँ। आपने एक बहुत अच्छा आंकड़ा दिया, मैं आपकी इंट्रोडक्शन सुन रही थी बड़े गौर से। हाँ। आपने कहा कि 2017 में जो पाटीदार का वोट शेयर है वो बीजेपी का कम हुआ। हाँ। पर कम होने के बावजूद आपने एक आंकड़ा बोला जो बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी हमारा वोट शेयर सिर्फ पाटीदारों के समुदाय के बीच में 49% था। क्या 49% कम है तो यह कहना कि अरे भाई पाटीदार वोट्स को, पाटीदार समुदाय को खुश करने के लिए रूपानी जी को हटाकर नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप ही बता दीजिए। नहीं, सुनिए ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप बता दीजिए क्यों बदला गया सीएम, आपका क्या कहना है? मेरा यह मानना है कि यह निर्णय लिया गया है आगामी चुनाव में नए उत्साह, नए जोश के साथ और आगे विकास के पथ पर बढ़ने के तहत हमको लगा कि इस वक्त यदि एक लीडरशिप चेंज होता है, हाँ। सभी स्टेक होल्डर्स के लिए इसका फायदा होगा सबको। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब रूपाणी जी के नेतृत्व में, रूपाणी जी के नेतृत्व में नुकसान होने वाला था ना? नहीं, मानव जी, आप तो बातों को घुमाने में बहुत शातिर हैं। मुझे एक बात बताइए। हाँ। जब कांग्रेस में आप बोलेंगे बात चर्चा बीजेपी की है, पर बीजेपी की चर्चा होती है तो कांग्रेस की होनी संभावक है। हाँ। कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहां बैठे हैं। हाँ। एक दूसरे के बाल नोचने के अलावा सब कुछ कर लिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और नवजोत सिंह सिद्धू ने, जो हाल ही में कुछ हफ्ते पहले पंजाब में देखने को मिला। एक दूसरे के ऊपर अच्छा, ठीक है, जितनी लांछन लगानी थी, हाँ। लगाई। ठीक है। बताइए, मैं समझ गया। कैडर बेस्ड पार्टी का सबसे नहीं, ये बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात आप सही कह रही हैं। क्या रूपानी आप जी ये नहीं, ये बात आप सही कह रही हैं। नहीं, ये आपको कहने की भी जरूरत नहीं है संजू, ये आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। सबने देखा है कि किस तरह से नेतृत्व परिवर्तन होने पर भी बीजेपी के राज्यों में अगर कुछ गिले शिकवे हैं भी तो वो सामने नहीं आए। अच्छा, एक सवाल और, उसके बाद आगे जा रहा हूं अभय दुबे के पास। क्या आप यूपी के साथ गुजरात का चुनाव कराना चाहते हैं? क्या खबर आ रही है अंदर से, मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मानक जी, ये जो खबर आ रही है अंदर से और रिलायबल सोर्सेज, मुझे लगता है ये दो बहुत ही अब्यूज्ड टर्म्स हैं। बड़ी विनम्रता से आपको बोलना चाहूंगी कि फिलहाल हमको इस बात का कोई संज्ञान नहीं है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव को बढ़ा दिया जाएगा 10 महीने पहले और यूपी के साथ क्लब किया जाएगा। आपको जानकारी है तो यदि आप अपने सोर्सेज बताएंगे तो मैं आपको यह बता दूं कि आपके सोर्स सही हैं या गलत हैं। फिर आप अंदाजा खुद लगाएं। ठीक है, ओके। अभय दुबे, संजू वर्मा कह रही है हाल के लोकल बॉडी इलेक्शन देख लीजिए, ऐसे में आप क्यों उत्साहित हो रहे हैं? बीजेपी ने सीएम बदल दिया, उसका वीक पॉइंट सामने आ गया। मानक जी, देखिए, ये जो आयाराम गयाराम लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो गुजरात हो, अभी हरियाणा में आप देखेंगे, ये सारी कवायद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने की। हमने देखा कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारी सोशल मीडिया से मोदी जी के फोटो हटा दिए, मोदी जी के फोन उठाना बंद कर दिए, क्योंकि मोदी जी चाहते थे 2001 से 13 तक जो अरविंद शर्मा उनके यहाँ थे, गुजरात में जो आईएएस ऑफिसर थे, जो सीएमओ में अपॉइंटेड थे, उनको वो इंडक्ट करें वहां पर। ये बात गवारा नहीं गुजरी, योगी जी को खुद ही को रिप्लेस करना चाहते थे। तो अब अगली कड़ी में हरियाणा, मध्य प्रदेश और योगी जी का नंबर है। अब दूसरी बड़ी बात बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी में आज ही जो श्रीमंत बाला साहेब पाटिल हैं कर्नाटका के, उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि साहब पैसे का ऑफर दिया था, 30-35 करोड़ रुपए का ऑफर, ये तो सार्वजनिक सबको पता है कि पैसे का ऑफर देते हैं, और एक रिटेल काउंटर खोल रखा है अमित शाह साहब और मोदी जी ने, जहां चाहो वहां से खरीदो और अपनी पार्टी में शामिल कर लो। उत्तराखंड का हाल ही का किस्सा है, उमेश शर्मा एक विधायक हैं और धन सिंह रावत सार्वजनिक कार्यक्रम में भयानक लड़ पड़े, और उस लड़ाई का नतीजा यह हुआ कि हरक सिंह रावत से लेकर सतपाल महाराज एक खेमा बन गया, और उधर धामी जी मारे फिर रहे हैं कि कैसे हम इनको मैनेज करें। मध्य प्रदेश का हाल बता दूं, यही जो तोमर साहब आए ना अभी गुजरात,
ये साफा बांधकर घूम रहे हैं, प्रहलाद पटेल गुलदस्ते लिए घूम रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा के मन में रोज लड्डू फूट रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के। तो इनकी सारी राज्य प्रांतों में यही परिस्थितियां हैं। अब मोदी जी ने गुजरात में परिवर्तन क्यों किया? क्योंकि पूरे देश ने देखा कि नमस्ते ट्रंप के बाद जो परिस्थितियां बनी, तिल तिल कर गुजरात में लोग मरे। मार्च से मई के 71 डेज में एक मीडिया हाउस ने प्रामाणिक प्रतियां छापी कि 1,23,000 मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी किए और गुजरात की सरकार ने 4,126 बताए। हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई कि कैसा मौत का तांडव गुजरात में पसरा हुआ है और सरकार नाम की चीज है नहीं। तो मोदी जी को लगा कि साहब ये जो छवि है इससे हमको नुकसान होगा। और कैसा नुकसान? ये जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, देखिए लगातार दरक रही है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन। 2007 के चुनाव में 49% वोट शेयर के साथ 117 सीटें जीते थे। 2012 में वोट शेयर 47 हो गया, सीटें भी इनकी कम हो गई। 2007 में 92 सीटों का बहुमत चाहिए। अमित शाह साहब, मोदी जी कहते थे अब की बार 150 पार, वहां सिर्फ 7 सीटें ज्यादा आई। अगर सूरत अकेला पलट जाता, सूरत की जो 18 सीटें थी उसमें अगर बदलाव हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी समाप्त थी। 16 सीटें ऐसी थी जो 5,000 कम से वोट से ये लोग जीते हैं। तो ये भयाक्रांति, और आपकी मंशा बिल्कुल ठीक है। आखिरी बात कहता हूं, ये जो कह रहे हैं ना, पूरे देश में देख लीजिए, स्थानीय निकाय का चुनाव होता है वो आमतौर पर सत्ता के साथ जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भयावह परिदृश्य हुआ, और भारतीय जनता पार्टी में एक रिपोर्ट सबमिट हुई अभी, उन्होंने कहा कि जो वाराणसी है, मोदी जी का वाराणसी, गौर से सुनिएगा, उसमें जिला पंचायत की 40 सीट में से सिर्फ 8 भाजपा के पास आई है। अयोध्या में 40 में से सिर्फ 6 सीटें आई है। राजनाथ जी का लखनऊ 25 जिला पंचायत की सीट में से सिर्फ 3 आई है। प्रयागराज 84 में से सिर्फ 15 आई। आखिरी बात, हाँ। जो आदित्यनाथ जी का गोरखपुर है ना, वहां 68 सीटों में से सिर्फ 20 आई है। हाँ। तो इनके पैरों के तले जमीन खसक गई। मोदी जी डेस्परेटली चाहते हैं योगी जी को हटा दे, तो ये सारी जो तलवार खींची हुई है ये उत्तर प्रदेश की ही है। और इनको पता है कि पता नहीं, मुझे एक सेकंड, मुझे नहीं समझ में आ रहा है अबे दुबे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि गुजरात में सीएम बदलने को आपने योगी जी से कैसे जोड़ दिया? क्या लेना देना है योगी जी का और गुजरात में सीएम बदलने से? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है एक तीर से 2 निशाने किए। एक, जो भी एंटी इनकम्बेंसी आप बता रहे हैं अबे दुबे कि कोविड में मिसमैनेजमेंट हुआ, वो चेहरा बदलने से सारी की सारी खत्म हो गई। दूसरा, पाटीदारों का जो भी नाराजगी थी, पाटीदार समाज से मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी नाराजगी खत्म हो गई। आप अपनी हार में जीत गिनवा रहे हैं मुझे। 1995 से अब तक आप गुजरात की सत्ता से बाहर हैं। आप कह रहे हैं सीट कम हो रही है, वोट शेयर कम हो रहा है, हार रहे हैं लगातार आप। मानक जी आप सुनिए ना, ये जो परिस्थितियां है ना, ये पूरे देश में हुई है। पूरे देखिए, हर्षवर्धन को हटा के मोदी जी ने सोचा कि देश में लगा हुआ दाग धुल जाएगा। एक एक बच्चा जानता है कि गुजरात का प्रत्येक निर्णय तो मोदी जी लेते थे। फिर ये रूपाणी जी की जिम्मेदारी कैसे फिक्स कर सकते हैं? वो तो नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है। सुनिए ना, गंभीरता से मैं ये बात रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का विवाद हुआ है, पूरे देश ने देखा है। योगी जी ने सारे सोशल मीडिया, क्या जरूरत? अच्छा, मुझे एक बात बताइए ना, आप तैयार हैं अगर यूपी के साथ गुजरात का चुनाव हो जाए? आप तैयार हैं? अगर गुजरात में बीजेपी इतनी कमजोर पड़ रही है तो आप कह दीजिए हम स्वागत करते हैं, करा दीजिए एक साथ चुनाव। माणक गुप्ता जी लिख कर रखिए, ये मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, जनता इनकी सत्ता पर सत्ता बदलेगी। वही हाल होगा जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, बंगाल, इनके प्रांतों पे प्रांत हारे हैं। ये अधिनायकवाद सिर्फ टेलीविजन पर जिंदा है। अभी एक मीडिया हाउस ने रिपोर्ट किया है कि मोदी जी की जो प्रतिष्ठा है वो 66। नहीं, एक सेकंड अबे दुबे, एक सेकंड, आपने जवाब नहीं दिया। संजू, इसके बाद आ रहा हूं, 1 मिनट। अबे दुबे, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने ये पूछा, मैंने हार्दिक पटेल से बात की, आपके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मैंने उनका बयान भी सुनवाया। मैंने उनसे पूछा अगर यूपी के साथ गुजरात में चुनाव हो जाए आप स्वागत करेंगे? बोले हम तैयार हैं, जब मर्जी चुनाव करा लीजिए। अबे दुबे, आप स्वागत करेंगे? आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के, इसलिए पूछ रहा हूं। मैं स्वागत करूंगा, और लिख कर रखिए, भारतीय जनता पार्टी को 50 से 55 सीट पर नहीं सिमटा दिया तो आप याद रखिएगा इस शो को। ओके, संजू वर्मा बोलिए। जो बात हार्दिक पटेल कह रहे हैं वही बात अबे दुबे कह रहे हैं। 2/3 बहुमत कांग्रेस जीतने जा रही है। नितिन पटेल जार रोए हैं। आज इंटरव्यू में नितिन पटेल का व्यर्थ, आप क्या समझते हैं पाटीदार समाज को जो बर्बरता से मारा है वो भूल जाएंगे? संजू वर्मा के साथ जो निर्ममता मोदी जी ने की वो भूल जाएंगे? पाटीदार समाज अंत तक याद रखेगा। ओके, संजू वर्मा बोलिए। हाँ बोलिए। थैंक यू। मानक जी, मैंने अभी बिल्कुल बीच में टोका नहीं जब अभय दुबे बोल रहे थे। हाँ। मैं एक चीज बड़े गर्व से कहना चाहती हूँ
ना कि क्योंकि मैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, पर एक टैक्स पेइंग सिटीजन के नाते मुझे आज गर्व हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत 74 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दी जा चुकी हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि भारत की 56% से ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन को एटलीस्ट एक डोज तो लग चुका है। इस बात का गर्व करने की बजाय कांग्रेस के प्रवक्ता रोज टीवी चैनल पर आकर तिल तिल कर मरे लोग देश में देखा है। ऑक्सीजन की कमी से वो प्रधानमंत्री जी घोषित कर चुके थे वन बाय वन जनवरी को। वन बाय वन अबे दुबे वन बाय वन एक एक करके एंडेमिक हो गया है। अबे दुबे एक एक करके हाँ बोलिए बोलिए संजू बोलिए। हाँ थैंक यू मानव जी। पहली बात तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता और अभय दुबे कान खोल के सुन लो, और जितने भी कांग्रेसी देख रहे हैं, मानव जी का शो बड़ा फेमस है और बहुत बहुचर्चित रहता है। प्राथमिकता थी देश के नागरिकों की जिंदगी। अरे अबे दुबे एक एक करके, अबे दुबे मैं मौका दूंगा ना आपको, मौका दे रहा हूं एक एक करके। हाँ बोलिए संजू कंप्लीट करिए। जी चुप रहिए अभय दुबे, अभी आपकी बारी नहीं है, आप इतना उत्तेजित मत बोलिए। मानव जी बात करेंगे। हाँ चलिए ना। हाँ अबे दुबे आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं, एक एक करके वन बाय वन। सीधे संवाद स्थापित मत कीजिए। हाँ ठीक है चलिए। मानव जी हाँ बोलिए। अच्छा एक बात अभी कहना चाहते हैं। हाँ कांग्रेस का वो हाल है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैंने क्यों कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? क्योंकि सबसे ज्यादा कोविड संक्रमित मौतें किस राज्य में हुई हैं? महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस सत्ता में है शिवसेना और एनसीपी के साथ। सबसे ज्यादा वेस्टेज वैक्सीन की कहां हुई है? राजस्थान में, जहां कांग्रेस सत्ता में है। सबसे ज्यादा लोगों को बरगलाने की कोशिश कहां की गई थी कि भाई कोवैक्सीन सेफ नहीं है? कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ से हैं। आज उत्तर प्रदेश जो एक बीजेपी शासित राज्य है, वहां 8.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को डोसेज दी जा चुकी है कोवैक्सीन और कोविशील्ड की। इसलिए यहां बैठकर भाषण देने से पहले मुझे यह बताइए, अखिलेश यादव कहते थे ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, राहुल गांधी रोज टिप्पणी करते थे। ओके ऑलराइट आगे जा रहा हूं। 3 पैनलिस्ट बाकी हैं अभी। डॉक्टर अजीज खान पहले आप। डॉक्टर अजीज खान खबर ये आ रही है यूपी के साथ गुजरात में भी चुनाव हो सकता है। आपको ये थ्योरी समझ में आती है डॉक्टर अजीज खान? देखिए मानक जी, मैं दोनों पैनलिस्ट के तू मैं सुन रहा था साहब। मैं कि आप बड़े ही इस तरीके की बातें हो रही थी। संजू वर्मा से बार बार आपने पूछने की कोशिश की कि साहब विजय रूपानी जी को आपने क्यों हटाया, क्यों इस्तीफा उन्होंने दिया, लेकिन वो सटीक और सार्थक जवाब आपको दे नहीं पाए। ये इस बात को समझिए, दाल में कुछ काला है, ये इनको भी पता है, पार्टी को भी पता है। एक बात आपको बताऊं, देखिए इनका निर्णय बहुत बेहतरीन है और 6 महीना पहले, चुनाव के 6 महीने पहले जिस तरीके से विजय रूपानी जी को हटाया है, मुझे लग रहा पार्टी का निर्णय बेहतर है। क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप रहा कि साहब कोरोना मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाए, तमाम तरीके के मुद्दों पर वो फेल रहे। मैं एक और सलाह देना चाहूंगा बीजेपी को कि उत्तर प्रदेश में कमोबेश वही हाल है। कोरोना की स्थिति बहुत दयनीय रही। जिस तरीके से यहां पे लोगों की मौतें हुई हैं, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिला, लाशों को दफनाया नहीं जा सका। डॉक्टर खान सुनिए ना, आपने मेरा सवाल देखिए पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। आपने मेरा सवाल डॉच कर दिया। मुझे मौका दे सर, मुझे मौका दे। नहीं संजू जी को रोकिए, ये तरीका नहीं, वन बाय वन। ओनली डॉक्टर अजीज खान, ओनली डॉक्टर अजीज खान। हाँ बोलिए। ये क्या तरीका है? हाँ बोलिए डॉक्टर खान बोलिए, लेकिन सवाल पे आइए ना। मेरा सवाल ये था, यूपी गुजरात में एक साथ चुनाव। सर मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा, मुझे कुछ कहने तो दीजिए सर। ना बोलिए। हम उत्तर प्रदेश के बारे में अगर तारीफ कर दे, माननीय योगी जी ने 4.5 साल में जो कारनामे किए हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी तो देश को जानना जरूरी है साहब। जो उत्तर प्रदेश जल रहा था, उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बेकाबू थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त रहे साहब। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है साहब। आज कोरोना मैनेजमेंट का जो क्रेडिट लिया जा रहा है साहब, ये बहुत दुखद है। हम तो विकास की बात कर रहे हैं साहब। अरे 3-4 महीने से सर इसी पर डिबेट हो रही है, खूब बोल लिए आप। अरे सर आज मुद्दा अलग है, उस पर बोल लीजिए ना। मैं आपको पूरा मौका देता हूं जब यूपी पे डिबेट होती है। आज गुजरात पे थोड़ा बोलिए ना। सर गुजरात में ये पोजीशन है सर। मैं आपको बताऊं, अब कल संजू जी मुझे मौका दें, बीच में इंटरप्ट। बोलिए। देखिए गुजरात की स्थिति अलग है सर। देखिए साहब, इन्होंने, मोदी जी कह रहे थे साहब कि जातिवाद, जातीयता की राजनीति नहीं करते साहब। भूपेंद्र पटेल जी को ला करके कहीं ना जातीय कार्ड खेलने की कोशिश की है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये जो देश है ना, ये जो अंदर से रोष है, वहां की जनता को वो खत्म आप नहीं कर सकते हैं साहब। वहां पाटीदार आंदोलन को जिस तरीके से आपने कुचला, इन्होंने कुचला,
केशु भाई पटेल डॉक्टर खान एक जिस सेकंड, तरीके से डॉक्टर मोदी खान जी एक के गुरु सेकंड, रहे। डॉक्टर खान एक सेकंड, आप मेरा सवाल ठीक से समझ नहीं पाए जी। सर। आप उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं, मैं आपसे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे गुजरात की राजनीति पर टिप्पणी नहीं मांग रहा था सर। मैं ये अर्ज कर रहा था डॉक्टर खान, मैं अच्छा घुमा के पूछता हूं आपसे, उसके बाद आ रहा हूं प्रदीप जी धीमन, बस आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है, अगर गुजरात में सीएम बदल दिया, आप कहते हैं गुजरात में बीजेपी हार रही थी, इसका मतलब यूपी में सीएम नहीं बदला, मतलब बीजेपी जीत रही है, सीधी सी बात है। सर वही पे कह रहा था मानक जी कि उत्तर प्रदेश की स्थिति तो गुजरात से भी ज्यादा खराब। तो फिर यहां सीएम क्यों नहीं बदल रही बीजेपी, बताइए। सर मोदी जी और योगी जी में 36 का आंकड़ा है, बदलने की कोशिश की थी, इनके ऊपर अरविंद शर्मा जी को लाया गया था। आप इस बात को स्वीकार करेंगे, इसका स्वागत करेंगे अगर यूपी गुजरात में एक साथ चुनाव हो जाए। मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखिए, अगर यह सही है खबर तो। सर मैं तो चाह रहा हूं अभी चुनाव हो जाए। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बेकाबू है, जनता बहुत रोष है, जनता के अंदर जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर मानक जी आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपसे मैं वादा करता हूं और ये डिबेट आप रिकॉर्ड कर लीजिए, सुनिएगा, फिर मेरी बात होगी आपसे कि साहब पैर के नीचे से इनकी जमीन खिसक गई है। आज जिस तरीके से विवादास्पद बयान दे रहे हैं, अब ओके प्रदीप सिंह एंड धीमंत पुरोहित, प्रदीप सिंह और धीमंत पुरोहित। प्रदीप जी पहले आप, प्रदीप जी आपको इस थ्योरी पर यकीन होता है क्या बीजेपी गुजरात और यूपी का चुनाव एक साथ कराना चाहेगी? 10 महीने पहले गुजरात का चुनाव हो जाएगा। प्रदीप जी नहीं, देखिए मानक जी मुझे कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन कोई असंभव बात नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5-7 सालों से जिस तरह से वकालत कर रहे हैं कि ये हर साल जो चुनाव का सिलसिला है ये रुकना चाहिए और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए, तो वो तो अभी हो नहीं रहा है। लेकिन अगर कम किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा विधानसभा चुनावों को जो आसपास हो उनको क्लब किया जा सके, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन सरकार करेगी कि नहीं करेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो अभी परिवर्तन किया गया है गुजरात में, मुख्यमंत्री को बदला गया है, मुझे लगता है कि वो उसको देखते हुए एक दूर की संभावना ये बन सकती है कि शायद इस दृष्टि से भी किया गया हो। लेकिन इतना तो तय है कि देखिए पार्टी, आप कह सकते हैं कि विजय रूपाणी से लोग नाराज थे और उनके कामकाज की शैली को लेकर लोग दुखी थे। हाई कोर्ट की तमाम टिप्पणियां उनके खिलाफ, लेकिन ऐसे समय में मुख्यमंत्री दो फैसले होते हैं, या तो आप बदल देंगे या फिर स्टेटस को जो है कंटिन्यू करें। तो अगर आप बदलते हैं तो एक जोखिम लेते हैं कि इसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी होता है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन जो है अपने साथ अनिश्चितता लेकर आता है। पाटीदार या पटेल समुदाय जो गुजरात का है वो बीजेपी से, जनसंघ से आज तक जुड़ा रहा है लंबे समय तक, और सबसे ज्यादा अगर नाराज रहा है तो वो 2015 से 2017 के बीच में। उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, पटेल समुदाय की नाराजगी के बावजूद बीजेपी जीती। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, 26 लोकसभा सीटें बीजेपी जीती। उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, बीजेपी जीती। जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उनमें भी बीजेपी को बड़ी सफलता मिली। तो इसको देखते हुए ये तो नहीं कह सकते कि बीजेपी को लग रहा था कि बस हारने ही वाले हैं, मुख्यमंत्री बदल दो तो जीत जाएंगे। अगर ये फॉर्मूला हो तो हर जो है राज्य में जहां हारने वाली जो सत्तारूढ़ पार्टी को लग रहा हो हार रहे हैं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मुख्यमंत्री बदल देने से आप हारता हुआ चुनाव जीत नहीं जाते हैं, लेकिन आप ये स्वीकार करते हैं कि ये गड़बड़ हो रही थी, इसको हमने ठीक कर दिया। एक बात, जब मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी तो केशु भाई पटेल को हटाया गया था, तो पटेल समुदाय के सबसे बड़े नेता को हटाकर मुख्यमंत्री बने थे। जब गुजरात छोड़ने लगे दिल्ली आने के लिए तो पटेल समुदाय से आनंदीबेन को सत्ता उन्होंने सौंपी कि जिससे लिया था उसी को वापस कर रहे हैं। लेकिन जो पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ उसके बाद उनको बनाए रखना मुश्किल हो गया, हिंसा हुई, उसमें पुलिस फायरिंग हुई, लोग मरे। उसके बाद विजय रूपाणी को बनाया गया इसलिए कि वो कास्ट न्यूट्रल थे, उनकी जाति का कोई बड़ा आधार, बड़ी जनसंख्या नहीं है राज्य में। तो जो ये प्रतिस्पर्धा होती है अलग अलग सामाजिक समूहों की, वो नहीं होगी।
तो उस समय से तय था कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, लेकिन वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट काफी लंबा चल गया। अब फिर से पार्टी को लगता है जो सुगबुगाहट थी पटेल समुदाय में, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि फिर से उनके हाथ में सत्ता सौंपकर बीजेपी ने अगले चुनाव के लिए, वो चाहे फरवरी में हो चाहे दिसंबर में हो, अपनी स्थिति बेहतर कर ली। एक जोखिम लिया, फैसला लिया और उसको लागू कर दिया। अब सवाल यह है कि इसके बरक्स आप गुजरात में कांग्रेस को देखिए, 6 महीने से प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी के लीडर का इस्तीफा हाईकमान के पास लंबित है, अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है। तो बीजेपी कांग्रेस की स्थिति गुजरात में, मुझे लगता है कि पिछले 31 साल में अगर कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा समय था तो 2017 का था, सबसे अच्छा मौका था, वो चूक गई कांग्रेस पार्टी। 2022 में, अगर 22 में फरवरी में हो चुनाव या दिसंबर में हो, जब भी हो, क्या होगा ये मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति 2017 के बाद से कमजोर हुई है, मजबूत नहीं हुई है। ठीक है, ओके। धीमंत पुरोहित, धीमंत क्योंकि गुजरात को बहुत अच्छे से जानते हैं, सबसे पहले तो मैं धीमंत यही जानना चाह रहा हूं आपसे, आपको इस थ्योरी पर यकीन हो रहा है क्या कि प्रदीप जी कह रहे हैं हो सकता है गुजरात में सीएम इसीलिए बदला हो कि वो फरवरी में चुनाव कराना चाह रहे हो वहां पर? माना गुजरात हमेशा बीजेपी और आरएसएस की लेबोरेटरी रही है और इस लेबोरेटरी में प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा जुआ खेला है बीजेपी का, और जुआ खेलना उनकी मजबूरी थी। आप जो चुनाव अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें मुझे कोई शक नहीं कि गुजरात में चुनाव 2022 के दिसंबर में नहीं बल्कि यूपी के साथ, और हो सकता है कि यूपी से पहले भी हो जाए, क्योंकि स्थितियां यहाँ जो बनी कि बीजेपी को अपने होम स्टेट में अपने खुद के चीफ मिनिस्टर को बदलना पड़ा, जो उन्होंने बनाया था। चीफ मिनिस्टर को बदलने की कई वजह जो आपने डिस्कस की सभी सही है। कोरोना के दौर में खास करके सेकंड वेव में जिस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ, पार्टी की छवि बिगड़ी, गुजरात की छवि बिगड़ी, वो तो वजह है ही, पर आपको पता है कि लोग नाराज है, इसीलिए कोई सीएम को बदलता नहीं है। सीएम को विजय रूपाणी को बदलने की सबसे बड़ी वजह मानक ये रही कि विजय रूपाणी अमित शाह के आदमी थे। आनंदीबेन को हटाकर अमित शाह ने विजय रूपाणी को गुजरात का सीएम बनाया था, और नरेंद्र मोदी ने सीआर पाटिल को अपने आदमी के तौर पे पार्टी अध्यक्ष बनाया बीजेपी के गुजरात में। अब जब से ये अध्यक्ष बने सीआर पाटिल, तब से बन नहीं रही सीआर पाटिल और विजय रूपाणी की। जिस तरह मोदी और शाह में तालमेल है जबरदस्त, ऐसा कोई तालमेल उनके दो आदमियों के बीच नहीं रहा। और विजय रूपाणी को बदलने की सबसे बड़ी वजह ये रही कि पार्टी और सरकार के बीच कोई तालमेल नहीं। ऐसी स्थिति में बीजेपी इलेक्शन में जा नहीं सकती थी, हार अपने सामने दिख रही थी, और बीजेपी ने अपनी पूरी जो जमीन है उसको लग रहा था कि हाथ से निकल रही है, जिस तरह के हालात गुजरात में बने थे। तो विजय रूपाणी को बदलने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था, और विजय रूपाणी को बदलकर आखिर देखिए उनको फिर एक बार एक पटेल के हाथ में गुजरात की कमान देनी पड़ी, और वो भी आनंदीबेन पटेल के आदमी। आनंदीबेन पटेल ने खुद जब अपनी सीट खाली की थी अहमदाबाद घाटलोड़िया की, वो सीट उन्होंने भूपेंद्र पटेल को दी थी, उसी सीट से भूपेंद्र पटेल जीते। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात में किस तरह से पूरा एक पॉलिटिकल ड्रामा कह सकते हैं वो हुआ, मजबूरी के तहत हुआ, पर बीजेपी के पास, मोदी के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। ओके संजू, देखा आपने प्रदीप जी भी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हो सकता है आपने गुजरात में सीएम इसीलिए बदला हो क्योंकि वहां आप जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं, और बल्कि धीमंत तो यहां तक कह रहे हैं हो सकता है आप यूपी से पहले भी वहां पर चुनाव करा लें। संजू। मानक जी, मैंने प्रदीप सिंह जी की बातें बड़े ध्यान से सुनी और उनका जो विश्लेषण है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक चीज जो मैं दोहराना चाहूंगी वो ये कि 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बात तो यह है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, गुजरात से 26 सीटें हमने जीती। जो उपचुनाव हुए वो बीजेपी जीती, जो जिला बॉडी पोल्स हुए, चुनाव हुए, वो बीजेपी जीती, जो पंचायत के चुनाव हुए वो बीजेपी जीती। बार बार कांग्रेस यहाँ पर संजू, सब कुछ अगर ठीक चल रहा है तो रूपाणी को बदलने की वजह क्या थी? कांग्रेस चुनाव जीतना भूल चुकी है। कांग्रेस चुनाव जीतना भूल चुकी है। कांग्रेस को विपक्ष में रहने की आदत पड़ चुकी है। मानक जी, सत्ता में ना रहने की आदत पड़ चुकी है। मुझे एक बात बताइए मानक जी, मैं जल्द अपना कमेंट्स खत्म करूंगी। यहाँ पर कोविड को लेकर बार बार सभी पैनलिस्ट ने चर्चा की। गुजरात की जनसंख्या पॉपुलेशन क्या है?
6.5 करोड़। गुजरात में कितनी कोविड की मौतें हुई हैं? 10,000 के लगभग। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या क्या है? 3 करोड़। और छत्तीसगढ़ में कितने लोगों की कोविड के चलते मौतें हुई है? 14,000। मतलब गुजरात से लगभग आधी जनसंख्या के छत्तीसगढ़ में गुजरात से 40% ज्यादा Okay, all right, हुई है। all right. आप छत्तीसगढ़ के बारे में बात नहीं करते, यहाँ पर आकर गुजरात की मिसमैनेजमेंट के बारे में भाषण देते ओके हैं। संजू, धीमंत ने एक सवाल पूछा है, वो भी जवाब दे दीजिएगा। धीमंत ने एक सवाल पूछा है, वो भी जवाब दे दीजिए। लोगों की मौतें क्यों हुई? संजू, क्योंकि आप किसी भी सवाल से बचती नहीं है। संजू, आप किसी भी सवाल से बचती नहीं है। धीमंत ने एक सवाल पूछा, धीमंत दोबारा पूछ लीजिए। नहीं संजू, मेरे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी है, गुजरात के पत्रकार होने के नाते, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, सब इलेक्शन आप सभी सीटें जीत रही है, 26 सीटें तो ठीक है नरेंद्र मोदी के नाम पे, गुजराती पीएम के नाम पे बीजेपी को यहाँ मिली है, उसके लिए और कोई दूसरी वजह जिम्मेदार नहीं है। पर सभी अगर इलेक्शन आप जीत रहे, सब कुछ गुजरात में सही है, ठीक है, तो फिर विजय रूपाणी को बदलने की वजह क्या हो सकती है? नहीं, मुझे एक बात बताइए, विजय रूपाणी को यदि हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिसीजन लेकर बदलाव लाया है तो इससे लोगों को दिक्कत क्यों है? यदि बीजेपी अपना मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत किसी को नहीं है। मुझे तो एक पत्रकार, गुजरात के पत्रकार होने के नाते सवाल है, इतना सज्जन आदमी, इतना भला संवेदनशील सीएम गुजरात को इससे पहले नहीं मिला बीजेपी का कोई, तो उसे आपने बदला क्यों बेचारे को? और नितिन पटेल को उनकी आंखों में आंसू आ गए, डेप्यूटी सीएम पर छोड़ना पड़ता, उन्होंने रुलाया क्यों नितिन पटेल को? भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री बनने से आपको दिक्कत क्या है, मुझे ये बताइए। भूपेंद्र मुझे पटेल को दिक्कत ये है कि आप इतने भले आदमियों को इस तरह अपमानित करके निकालते क्यों गुजरात से? ये आया संजू का पलटवार, ये आया संजू का पलटवार। वन सेकंड, एक सेकंड संजू, एक सेकंड। ये आया संजू का पलटवार। अभय दुबे अब बोलिए। संजू वर्मा आप अपनी पिच पर खेल रही हैं, वो कह रही है अभय दुबे भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने से आपको दिक्कत क्या है? क्यों आप सवाल उठा रहे हैं बार बार? मानक जी देखिए, मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब देता हूं। आपने सबसे पहला सवाल किया कि उत्तर प्रदेश के साथ गुजरात का चुनाव क्यों कराना चाहती है। अगर ये संभावना बनती है तो उसका मुख्य कारण यह है कि ये असेसमेंट इंटरनली भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है कि आदित्यनाथ को मोदी जी बहुत ताकत लगाने के बाद अब तक हटा नहीं पाए, हो सकता है भविष्य में हटा दें, लेकिन उत्तर प्रदेश हार की कगार पर खड़ा है। अगर यूपी हार गई, उसके बाद गुजरात का चुनाव हुआ तो ये कोई प्रांत नहीं जीत सकते, देश का चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी का मोडस ऑपरेंडी समझिए आप क्या है। आप अगर हरियाणा जाएंगे तो वहां जाट बनाम नॉन जाट कम्युनिटी को लड़ाने के लिए, मानक जी मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बोलने दीजिए, वन बाय वन। देखिए सुनिए मानक जी, हरियाणा जाइए, हरियाणा में आपको इन्होंने खट्टर साहब को इसलिए बनाया कि वहां जाट बनाम नॉन जाट कम्युनिटी को लड़ाना चाहते थे। आप महाराष्ट्र चले जाइए, देवेंद्र फडणवीस का चुनाव इसलिए चुनाव किया कि वहां मराठा बनाम नॉन मराठा को लड़ाना चाहते थे। गुजरात में क्यों किया इन्होंने रूपाणी जी को? क्योंकि ये पाटीदार बनाम नॉन पाटीदार को लड़ाना चाहते थे मोदी जी। मोदी जी की कार्यप्रणाली यही है कि वो जाति समुदाय को आपस में लड़ा करके काम करते हैं। नहीं, ऐसे कोई सुन नहीं पाएगा। संजू संजू नहीं, अभय दुबे को बोलने दीजिए। हाँ अभय दुबे, सुनिए अब मैं बताता हूं आपको, गुजरात में इन्होंने पटेल समुदाय को नॉन पटेल समुदाय से लड़ाने की कोशिश की, उसमें असफल रहे। मोदी जी के जितने निर्णय उठाकर देख लीजिए, झारखंड में उन्होंने किसी की नहीं सुनी, रघुबर दास को बनाया, झारखंड का सत्यानाश कर दिया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस पूरा सत्यानाश कर दिया। हरियाणा में उठाकर देख लीजिए, खट्टर जी कहीं के नहीं है। त्रिपुरा में विप्लव देव, आप सोचिए, राज्य दर राज बदहाली कर दी मोदी जी ने। और मोदी जी के सबके ये व्यक्तिगत निर्णय, ये किसी पार्टी किसी संगठन की नहीं सुनी इन्होंने। तो इसलिए मोदी जी का जो मोडस ऑपरेंडी है वो अब एक्सपोज हो गई। इनका निशाना है। इसके बाद लिख कर रखिए, इस शो को याद रखिएगा, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बदला जाएगा, उसके बाद ओके वन सेकंड प्रदीप जी कमेंट करिएगा, उसके बाद डॉक्टर अजीज खान आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप जी, अभय दुबे ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक थ्योरी दिया है। वो कह रहे हैं यूपी और गुजरात शायद बीजेपी इसलिए साथ कराना चाहती है क्योंकि अगर यूपी हार गई तो फिर गुजरात भी हाथ से जाएगा अगले साल। प्रदीप जी। नहीं देखिए मानक जी, ऐसा है कि इससे पहले भी यूपी और गुजरात के चुनाव इसी अंतर पर होते रहे हैं। बीजेपी यूपी हारती रही है और गुजरात जीतती रही है।
1995 से आज तक बीजेपी गुजरात में हारी नहीं है, और 1990 के बाद से आज तक कांग्रेस वहां जीती नहीं है। तो ये जोड़ना, देखिए, तो बंदी के लिए ठीक है, अभय जी की समस्या है, उनकी पार्टी की ओर से उनको बोलना है। अगर मैं उनकी पार्टी में होता तो मैं भी यही बोलता शायद। अच्छा प्रदीप जी, एक चीज और बताइएगा, आपने वैसे तो बता दिया, वैसे तो आपने काफी क्लियर कर दिया, लेकिन प्रदीप जी, अगर बीजेपी एक साथ ये 2 चुनाव कराती है, आपने कहा प्रधानमंत्री तो वैसे भी चाहते हैं कि एक साथ चुनाव हो, लेकिन क्या ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी दिखाएगा क्या प्रदीप जी, कि यूपी और गुजरात एक साथ हो जाए? तो इस समय बीजेपी को यह लगता है कि देश में मूड हमारे पक्ष में है, दोनों राज्य निकाल लेंगे। भाई देखिए, ऐसा है कि यूपी होने के बाद, मान लीजिए, मैं हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि फलां जीत रहा है, फलां हार रहा है। यूपी जीतने के बाद 10 महीने बाद फिर भी गुजरात में लगी है, तो प्रधानमंत्री के लिए या जो भी सत्ता में है पार्टी, उसके लिए केंद्र में अगर आपका स्टार कैंपेनर आपका प्राइम मिनिस्टर है, तो ये बड़ी मुश्किल होती है कि हर 6, 8, 10 महीने पर आप चुनाव में जा रहे हैं। एक बात। दूसरा, माना कि एक बात हम लोगों को गुजरात की बात करते समय समझ लेना चाहिए कि जनसंघ के समय से गुजरात और मध्य प्रदेश बीजेपी के सबसे स्ट्रांग स्टेट रहे हैं संगठन की दृष्टि से। बड़े बड़े नेताओं को, केशव भाई पटेल जैसे नेता को हटा दिया, कुछ नहीं हुआ बीजेपी का। आप मध्य प्रदेश में देखिए, कैलाश जोशी और बाबूलाल गौड़ और उसके अलावा जो बाकी बड़े नेता थे उनको हटाकर उमा भारती को बना दिया, कुछ नहीं हुआ पार्टी का। कल्याण सिंह को यूपी में हटाया, 15 साल बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। ये संगठन की मजबूती और कमजोरी का। ओके, ऑल राइट, डॉक्टर खान बोलिए, क्या कह रहे हैं डॉक्टर खान, बोलिए। देखिए मानक जी, 2-3 बातें कहनी है मुझे। हाँ। ये जो अभी मैं सर्वे की बात सुन रहा था, ये बिल्कुल फैक्ट है। जो इंटरनल सर्वे है उत्तर प्रदेश का और गुजरात का, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। खासतौर से उत्तर प्रदेश का तो बिल्कुल नहीं है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति है वहां पर मुख्यमंत्री बदलने की, और जो अभी चुनाव की बात आपकी, एक सटीक बड़ी बात हमको लग रही है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में माहौल ठीक नहीं है, इसलिए बीजेपी ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद गुजरात भी हाथ से निकल जाएगा। और ये जो भविष्यवाणी आपने की है, ये वाकई में बहुत सटीक। अरे मैंने नहीं किए भाई, वो अभय दुबे ने किए, मेरे नाम पर मत डालिए उसे। अरे अभय दुबे का बिल मेरे नाम पर मत फाड़िए, अभय दुबे की थ्योरी है वो। अरे सर सुनिए, सर शुरुआत आपने की थी। हाँ। और आपका भविष्यवाणी जो था और कभी कभी सटीक बैठता है। अरे हमारी नहीं है भाई, क्यों हमें फंसा रहे हैं? मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये मैंने तो कहा ही नहीं। सर मानक जी, ये बिल्कुल सच है आपके पास। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया पहले, तो गुजरात हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा यहां पर जो स्थिति है वो काबू में नहीं है। ओके, ऑल राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। ऑल राइट, आप यूपी के बारे में डॉक्टर खान आप बोलना चाहते हैं? यूपी पर हम लगातार डिबेट कर रहे हैं, फिर करेंगे, फिर बुलाऊंगा आपको। यूपी पर खुल के बोलिएगा। क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं धीमंत, आपको छोटा सा कमेंट। धीमंत, मैं ये सोच रहा हूं, इसको 2 तरह से देख सकते हैं। आपने कहा बीजेपी को डर लग रहा था, इसलिए बीजेपी ने सीएम बदल दिया। बीजेपी इसको इस तरह देख रही है कि जो भी एंटी इनकम्बेंसी थी विजय रूपाणी के खिलाफ, अब वो चली गई। विन विन हो गया बीजेपी के लिए, पाटीदार समाज भी साथ आ गया, और नए चेहरे से, भूपेंद्र पटेल से सरकार भी नहीं हो गई। देखिए मानक, बात सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी या पाटीदार समाज साथ आने की नहीं। विजय रूपाणी को तो बदल दिया, चलो आज सीएम नए भूपेंद्र पटेल भी हो गए। सबसे बड़ी बात है कि भूपेंद्र पटेल भी विजय रूपाणी से भी ज्यादा सज्जन है। गुजरात के अब तक के सबसे सॉफ्ट सीएम है। वो कितना समय गुजरात जैसा राज्य संभाल सकते हैं? ऐसी स्थिति में कोरोना अभी 3rd वेव आना है, अरे नहीं आएगा भाई, ऐसे मत बोलिए यार भूपेंद्र, प्लीज 3rd वेव से डराइए मत। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं नहीं आएगी 3rd वेव, और इस पैनल में मैं आप सबसे भी उम्मीद कर रहा हूं यही दुआ करें, 3rd वेव नहीं आने वाली है। खैर, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच धीमंत पुरोहित, प्रदीप सिंह, डॉक्टर खान, अभय दुबे, संजू वर्मा, थैंक यू राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।